ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप VIMP करके लिख लीजिए, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपका चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो पहला है, यंग इटली सोसाइटी संस्थापक कौन था। जो यंग इटली था, इसकी सोसाइटी के संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसको आप याद कीजिए, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और आप इसे बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये सभी IMP क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो फ्रांस देश से हुआ था। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। कहां से था, फ्रांस देश से था। अब चलिए हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपका 2-2 नंबर में आता है। क्या है, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो किसने बनाई थी, फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। अभी हम इसमें लघुत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुत ही VIMP क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। यूपी बोर्ड 2023 में ये पूछे ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे गए तो यही क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। तो क्या आप लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। जनक क्यों कहा जाता है, तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्र का प्रसाकरण अथवा एकीकरण करने का प्रयास किया था, इसलिए इसे वहां का जनक कहा जाता है। और क्या है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा जर्मनी का एकीकरण। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ये सभी प्रश्न VIMP हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से पूछा गया तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप VIMP करके लिख लीजिए, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाओ। क्या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाना है। तो चलिए, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मनी लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर इसे दबा दिया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया तथा उसका मुख्यमंत्री जो था वो ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक हुआ, जिससे प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद मिली थी। तो आप ये देखिए, इसका इतना क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे तो आपके इसमें 3 नंबर बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इसके आगे के आंसर को हम देख लेते हैं। आगे इसका आंसर आप देख सकते हैं कि जनवरी 1871 में एक समारोह प्रसा में के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ।
1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ तो 1871 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। अब इस सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ से ही क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती है, और जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। नंबर 2 है, एक नई फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसे राष्ट्रध्वज का नाम दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर ही हुआ था। एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क माफ कर दिया गया। भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि महत्वपूर्ण है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये सभी कारण है जिसके कारण फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था। क्या था? लुई वंश के शासन काल का अंत हुआ और इसके स्थान पर लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। सरकार द्वारा लोक कल्याण कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण किया गया। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नया कानून बनाया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करके तिरंगे राष्ट्र ध्वज घोषित किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिया गया। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। आप इसको अपने कॉपी पेन लेकर के उसमें नोट कीजिए, इसको बार बार पढ़िए, आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब देखते हैं यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। यूरोप में भी राष्ट्र राज्य को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। लोकतंत्री सिद्धांत को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस प्रकार इस विचार पर बल दिया गया। यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। तो ये था हमारा VIMP क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रकाश डालिए। इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे होमवर्क करिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो हम आपको इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।